इस सत्र में हम एंटरप्राइज स्तर पर गिटहब कोपायलट के एक्सेस को स्वचालित करने की तकनीकी प्रक्रिया को समझेंगे, जिसमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर और सैमल तथा स्किम मैपिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के आधुनिक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में गिटहब कोपायलट जैसे शक्तिशाली एआई टूल्स को स्केल पर मैनेज करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। जब आपके पास हजारों डेवलपर्स काम कर रहे हों, तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये संभव नहीं है कि वो हर एक यूजर प्रोफाइल में जाकर मैनुअल रूप से कोपायलट लाइसेंस को इनेबल या डिसेबल करे। यहीं पर आइडेंटिटी प्रोवाइडर या आईडीपी का एकीकरण तस्वीर में आता है। आईडीपी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ओक्टा या पिंग आइडेंटिटी आपकी कंपनी के लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ के रूप में कार्य करते हैं। ये वो जगह है जहां कर्मचारियों का सारा डेटा, उनके रोल्स और उनकी अनुमतियां स्टोर होती हैं। जब हम गिटहब एंटरप्राइज को अपने आईडीपी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो हम मूल रूप से आइडेंटिटी मैनेजमेंट के बुनियादी सिद्धांतों को लागू कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सुरक्षा और कंप्लायंस को सेंट्रलाइज कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके सुरक्षा विभाग ने एक नई नीति बनाई है कि केवल सीनियर डेवलपर्स और कोर आर्किटेक्ट्स को ही कोपायलट का एक्सेस मिलना चाहिए। यदि आप इसे मैनुअल रूप से करते हैं, तो मानवीय त्रुटि की बहुत अधिक संभावना होती है। कोई डेवलपर प्रोजेक्ट छोड़ सकता है, लेकिन उसका लाइसेंस हफ्तों तक सक्रिय रह सकता है, जिससे कंपनी को अनावश्यक वित्तीय नुकसान होता है। आईडीपी इंटीग्रेशन के साथ हम आइडेंटिटी प्रोवाइडर के भीतर ही एक एक्सेस ग्रुप बनाते हैं, उदाहरण के लिए कोपायलट डैश एक्सेस डैश ग्रुप। फिर हम इस ग्रुप को गिटहब की एक विशिष्ट टीम के साथ मैप करते हैं। जैसे ही किसी कर्मचारी को उस आईडीपी ग्रुप में जोड़ा जाता है, गिटहब का बैकएंड सिस्टम तुरंत उस यूजर को पहचान लेता है और स्वचालित रूप से कोपायलट लाइसेंस असाइन कर देता है। ये प्रक्रिया न केवल समय बचाती है, बल्कि ये सुनिश्चित करती है कि आपका लाइसेंसिंग खर्च पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड रहे और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति एंटरप्राइज एआई सुविधाओं का उपयोग ना कर सके। यहाँ हमने गिटहब के रेस्ट एपीआई पेलोड का एक बहुत ही सरल जेसन स्निपेट दिखाया है। जब हम एपीआई के माध्यम से गिटहब कोपायलट के एक्सेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम व्यक्तिगत यूजर्स की लिस्ट भेजने के बजाय सिलेक्टेड टीम्स का एरे भेजते हैं। इस जेसन में हमने दो टीमों को शामिल किया है, बैकएंड इंजीनियरिंग टीम और फ्रंट एंड आर्किटेक्ट्स ग्रुप। एंटरप्राइज सेटिंग्स में ये गिटहब टीमें सीधे आपकी आइडेंटिटी प्रोवाइडर के सिक्योरिटी ग्रुप से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब है कि एपीआई को सिर्फ एक बार ये बताना होता है कि कौन सी टीमें कोपायलट का उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद इन टीमों के भीतर यूजर्स को जोड़ने या हटाने का पूरा काम बैकग्राउंड में आईडीपी द्वारा स्वचालित रूप से संभाला जाता है। गिटहब कोपायलट एक्सेस ग्रुप्स को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हमें दो सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी प्रोटोकॉल के बीच के तकनीकी अंतर को गहराई से समझना होगा, सैमल और स्किम। अक्सर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन दोनों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके कार्य बिल्कुल अलग हैं। सैमल, जिसका अर्थ है सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, पूरी तरह से ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण पर केंद्रित है। जब एक डेवलपर सुबह अपना लैपटॉप खोलता है और गिटहब में लॉगिन करने का प्रयास करता है, तो सैमल प्रोटोकॉल सक्रिय होता है। गिटहब डेवलपर को आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास भेजता है। यूजर आईडीपी पर अपना पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दर्ज करता है। इसके बाद आईडीपी एक सुरक्षित एक्सएमएल टोकन बनाता है और इसे वापस गिटहब को भेज देता है, जिससे यूजर को सिस्टम में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन सैमल की एक बड़ी सीमा है, ये जस्ट इन टाइम काम करता है। इसका मतलब है कि गिटहब को केवल तभी पता चलता है कि यूजर किस टीम का हिस्सा है जब वो वास्तव में लॉगिन करता है। अब जरा सोचिए, अगर हम कोपायलट सीट्स को केवल सैमल के भरोसे छोड़ दें तो क्या होगा? यूजर को पहले दिन अपना आईडीई सेटअप करना होगा, लेकिन कोपायलट काम नहीं करेगा क्योंकि लाइसेंस असाइन होने में समय लगेगा। इस समस्या को हल करने के लिए हम स्किम यानी सिस्टम फॉर क्रॉस डोमेन आइडेंटिटी मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। स्किम ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये एक प्रोविजनिंग इंजन है। ये बैकग्राउंड में सर्वर टू सर्वर संचार करता है। जब एचआर सिस्टम में किसी नए कर्मचारी की एंट्री होती है और उसे ऑक्टा या एंट्रा आईडी में कोपायलट यूजर्स ग्रुप में जोड़ा जाता है, तो स्किम तुरंत गिटहब की रेस्ट एपीआई को एक जेसन पेलोड भेजता है। गिटहब तुरंत यूजर का अकाउंट बना देता है, उसी सही टीम में डाल देता है और कोपायलट लाइसेंस असाइन कर देता है। ये सब यूजर की पहली बार लॉगिन करने से बहुत पहले हो जाता है। स्किम और सैमल का ये संयोजन एक निर्बाध और सुरक्षित ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करता है। इस कोड स्निपेट में हम एक स्टैंडर्ड स्किम एपीआई रिक्वेस्ट देख रहे हैं, जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर द्वारा गिटहब को भेजी जाती है। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है जो स्किम V2 ग्रुप्स एंडपॉइंट पर हिट कर रही है। हेडर में ऑथराइजेशन के लिए एक सुरक्षित स्किम टोकन का उपयोग किया गया है। पेलोड के भीतर डिस्प्ले नेम फील्ड में ग्रुप का नाम कोपायलट डेवलपर सेट किया गया है और मेंबर्स एरे में उस विशिष्ट यूजर की आईडी पास की जा रही है जिसे हम इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं। जैसे ही गिटहब को ये रिक्वेस्ट मिलती है, वो तुरंत इस यूजर को संबंधित गिटहब टीम का हिस्सा बना देता है। यही वो कोर मैकेनिज्म है जो बैकग्राउंड में यूजर आइडेंटिटी को सिंक रखता है।
आइडेंटिटी प्रोवाइडर के भीतर ग्रुप्स बनाने के बाद अगला महत्वपूर्ण तकनीकी चरण इन ग्रुप्स को गिटहब की संरचना के साथ मैप करना है। गिटहब की वास्तुकला में अनुमतियां और लाइसेंस टीम्स के आधार पर प्रबंधित किए जाते हैं। इसलिए हमें अपने आईडीपी ग्रुप और गिटहब टीम के बीच एक अदृश्य पुल बनाना होगा। इसे आईडीपी ग्रुप मैपिंग कहा जाता है। एक एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जब आप गिटहब के अंदर एक नई टीम बनाते हैं, मान लीजिए आपने इसे को पायलट लाइसेंस होल्डर्स नाम दिया है, तो आपको सेटिंग्स में सिंक विद आइडेंटिटी प्रोवाइडर ग्रुप का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प का चयन करने पर गिटहब आपके कनेक्टेड आईडीपी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी से सभी उपलब्ध समूहों की एक सूची प्राप्त करेगा। आप वहां से अपने इच्छित ग्रुप का चयन करके मैपिंग को सेव कर देते हैं। अब इस मैपिंग का एक बहुत ही गहरा तकनीकी प्रभाव होता है जिसे समझना हर आर्किटेक्ट के लिए जरूरी है। जैसे ही मैपिंग सक्रिय होती है, गिटहब उस टीम की मेंबरशिप को स्थानीय रूप से रीड ओनली या लॉक कर देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गिटहब का कोई भी ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर अब गिटहब यूजर इंटरफेस का उपयोग करके मैनुअली रूप से किसी भी यूजर को उस टीम में नहीं जोड़ सकता। ये प्रतिबंध कोई बग नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर लागू किया गया सुरक्षा फीचर है। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी की एक्सेस नीतियां केवल एक ही स्थान से नियंत्रित हों, आपका मुख्य आइडेंटिटी प्रोवाइडर। यदि कल को कोई कंप्लायंस ऑडिट होता है तो ऑडिटर्स को केवल आपके एक्टिव डायरेक्टरी की लॉग्स की जांच करनी होगी, ताकि ये पता चल सके कि किसके पास कोपायलट का एक्सेस है। यदि मैपिंग न हो तो ऑडिट ट्रेल गिटहब और आईडीपी के बीच टूट जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार जब हम एक सिस्टम को सोर्स ऑफ ट्रूथ घोषित करते हैं तो हमें उस सत्य को डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स पर सख्ती से लागू करना चाहिए। स्किम के माध्यम से हर कुछ मिनटों में ये मैपिंग बैकग्राउंड में सिंक होती रहती है, जिससे गिटहब टीम हमेशा आईडीपी ग्रुप का सटीक अक्स बनी रहती है। ये कोड स्निपेट टेराफॉर्म का उपयोग करके गिटहब टीम और आईडीपी ग्रुप के बीच मैपिंग को स्वचालित रूप से लागू करने का तरीका दिखाता है। हम गिटहब टीम सिंक ग्रुप मैपिंग रिसोर्स का उपयोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला पैरामीटर टीम स्लग है, जो हमारी गिटहब टीम की यूनिक नाम को संदर्भित करता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर ग्रुप आईडी है। ये वो ऑब्जेक्ट आईडी है जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी या आपके आईडीपी द्वारा उस विशेष सिक्योरिटी ग्रुप को असाइन की गई है। हमने अपने आईडीपी ग्रुप को गिटहब टीम के साथ सफलतापूर्वक मैप कर लिया है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, उस मैप की गई टीम को गिटहब कोपायलट की सीट्स या लाइसेंस असाइन करना। जब आप गिटहब एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको कोपायलट टैब के अंतर्गत एक्सेस मैनेजमेंट या पॉलिसीज का विकल्प मिलता है। यहाँ गिटहब आपको लाइसेंस आवंटित करने के 3 मुख्य विकल्प देता है। पहला विकल्प है सभी सदस्यों के लिए सक्षम करें, एनेबल फॉर ऑल मेंबर्स। ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े एंटरप्राइज में जहां हजारों कर्मचारी हैं, ये विकल्प बिलिंग बजट को तेजी से समाप्त कर सकता है। दूसरा विकल्प है व्यक्तिगत यूजर्स का चयन करें, सिलेक्टेड यूजर्स, जिसे हम मैनुअल असाइनमेंट कहते हैं, और जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये स्केल पर काम नहीं करता। तीसरा और सबसे इष्टतम विकल्प है चुनिंदा टीमों के लिए सक्षम करें, एनेबल फॉर सिलेक्टेड टीम्स। एक आर्किटेक्ट के रूप में आपको हमेशा इसी डेक्लरेटिव मॉडल का उपयोग करना चाहिए। जब आप इस विकल्प को चुनते हैं तो एक सर्च बार सामने आता है। यहाँ आपको उस गिटहब टीम का नाम टाइप करना है जिसे आपने पिछले चरण में आईडीपी से सिंक किया था, जैसे कि कोपायलट डैश एक्सेस टीम। जैसे ही आप इस टीम को जोड़कर सेटिंग्स को सेव करते हैं, गिटहब का बैकएंड बिलिंग इंजन हरकत में आ जाता है। वो टीम के हर एक सदस्य की गणना करता है और प्रत्येक यूजर के प्रोफाइल में एक कोपायलट सीट जोड़ देता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से डेक्लरेटिव है। इसका मतलब है कि हमने गिटहब को केवल एक नियम या स्थिति बताई है, इस टीम के सदस्यों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब ये गिटहब की जिम्मेदारी है कि वो इस नियम को लागू करे। अगर आईडीपी के माध्यम से रातों रात टीम में 50 नए सदस्य जुड़ जाते हैं तो गिटहब का इंजन स्वचालित रूप से उन सभी कोपायलट सीट्स को प्रोविजन कर देगा। इसी तरह अगर सदस्य टीम से हटाए जाते हैं तो सीट्स तुरंत वापस ले ली जाएंगी। ये दृष्टिकोण न केवल एडमिन की ओवरहेड को कम करता है, बल्कि ये एक सटीक और भविष्यवाणी करने योग्य बिलिंग मॉडल भी प्रदान करता है। यहाँ प्रस्तुत कमांड लाइन स्निपेट गिटहब सीएलआई या गिटहब सीएलआई का उपयोग करके ये जांचने का तरीका दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किन टीमों को कोपायलट एक्सेस दिया गया है। हम GHEPI कमांड का उपयोग करके गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हमने एक्सेप्ट हेडर में JSON फॉर्मेट निर्दिष्ट किया है और API वर्जन सेट किया है। हम ऑग्स के तहत कोपायलट बिलिंग सिलेक्टेड टीम्स एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स में आप अपेक्षित रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अब तक हमने जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर तैयार किया है, आईडीपी इंटीग्रेशन, स्किम प्रोविजनिंग, ग्रुप मैपिंग और डेक्लरेटिव सीट एलोकेशन, उसका असली जादू तब देखने को मिलता है जब हम इसे रियल टाइम ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लो में लागू करते हैं। आइए एक परिदृश्य की कल्पना करें। एक नया सीनियर डेवलपर आपकी कंपनी में पहले दिन काम पर आता है। आधुनिक एंटरप्राइज में लक्ष्य हमेशा डे 1 प्रोडक्टिविटी हासिल करना होता है।
पारंपरिक सेटअप में ये डेवलपर आईटी हेल्प डेस्क पर एक टिकट बनाता कि मुझे गिटहब कोपायलट का एक्सेस चाहिए। फिर वो टिकट अप्रूवल के लिए मैनेजर के पास जाता, फिर एडमिन उसे मैन्युअली रूप से गिटहब में असाइन करता। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे या दिन भी लग सकते थे। लेकिन हमारे नए ऑटोमेटेड सिस्टम में ये प्रक्रिया पूरी तरह से अदृश्य और तात्कालिक है। जैसे ही एचआर सिस्टम में नए डेवलपर का प्रोफाइल एक्टिवेट होता है, कंपनी का आइडेंटिटी प्रोवाइडर जैसे ओक्टा स्वचालित रूप से उसे उसके रोल के आधार पर सही सिक्योरिटी ग्रुप्स में डाल देता है, जिसमें हमारा कोपायलट यूजर्स ग्रुप भी शामिल है। ये एक इवेंट है। इस इवेंट की ट्रिगर होते ही आईडीपी का स्किम क्लाइंट गिटहब की रेस्ट एपीआई को कॉल करता है और डेवलपर के गिटहब हैंडल को मैप की गई गिटहब टीम में जोड़ देता है। गिटहब का बैकएंड देखता है कि इस टीम को कोपायलट सीट्स आवंटित हैं, इसलिए वो तुरंत उस यूजर प्रोफाइल के साथ एक एक्टिव लाइसेंस अटैच कर देता है। ये सब बैकग्राउंड में कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। अब जब नया डेवलपर अपना लैपटॉप खोलता है, विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च करता है और गिटहब एक्सटेंशन के माध्यम से सैमल सिंगल साइन ऑन का उपयोग करके लॉगिन करता है, तो उसे तुरंत कोपायलट का आइकन सक्रिय दिखाई देता है। वो अपनी पहली लाइन का कोड टाइप करना शुरू करता है और तुरंत एआई द्वारा जनरेट किए गए घोस्ट टेक्स्ट सजेशंस उसकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये शून्य घर्षण या जीरो फ्रिक्शन अनुभव है। एक आर्किटेक्ट के रूप में फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार आपका लक्ष्य हमेशा ऐसे ही सिस्टम बनाना होना चाहिए जहां तकनीकी जटिलताएं यूजर से छिपी रहें और सिस्टम इवेंट ड्रिवन तरीके से खुद ब खुद काम करे। ये कोड स्निपेट उस शून्य घर्षण अनुभव को प्रदर्शित करता है जो एक डेवलपर को पहले दिन मिलता है। डेवलपर केवल एक कमेंट लिखता है, फेच यूजर प्रोफाइल्स फ्रॉम द एपीआई। क्योंकि बैकग्राउंड में स्किम प्रोविजनिंग और लाइसेंस असाइनमेंट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, कोपायलट एक्सटेंशन पूरी तरह से सक्रिय है। इसलिए डेवलपर की कमेंट लिखते ही कोपायलट तुरंत असिंक फंक्शन फेच यूजर्स और फेच एपीआई का उपयोग करके डेटा प्राप्त करने का पूरा जावास्क्रिप्ट कोड जनरेट कर देता है। ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग के बाद हमें सिस्टम के दूसरे और शायद अधिक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑफबोर्डिंग और लागत अनुकूलन। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रबंधन में एक सुनहरा नियम है, प्रोविजनिंग आपको खुश करती है लेकिन डी प्रोविजनिंग आपके पैसे बचाती है। गिटहब कोपायलट एक प्रीमियम टूल है और प्रति यूजर इसकी एक मासिक या वार्षिक लागत होती है। जब कोई डेवलपर कंपनी छोड़ता है या किसी गैर तकनीकी भूमिका जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चला जाता है, तो उसे अब कोपायलट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपका सिस्टम मैनुअल है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एडमिनिस्ट्रेटर गिटहब पोर्टल में जाकर उस यूजर का लाइसेंस हटाना भूल जाए। ये अनाथ या ऑर्फन्ड लाइसेंस महीनों तक आपके बिल में जुड़ते रहते हैं, जिससे कंपनी को हजारों डॉलर्स का अकारण नुकसान हो सकता है। यहीं पर आईडीपी और स्किम मैपिंग का असली मूल्य सामने आता है। जब कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो एचआर विभाग एक्टिव डायरेक्टरी में उसके खाते को निष्क्रिय कर देता है, या यदि भूमिका बदलती है तो उसे कोपायलट यूजर्स ग्रुप से हटा दिया जाता है। ये आईडीपी के भीतर एक स्टेट चेंज इवेंट है। जैसे ही ये परिवर्तन होता है, स्किम इंजन तुरंत गिटहब को एक एपीआई कॉल करता है, आमतौर पर एक एचटीटीपी डिलीट या पैच रिक्वेस्ट, और गिटहब को निर्देश देता है कि इस यूजर को कोपायलट एक्सेस टीम से हटा दिया जाए। जैसे ही यूजर टीम से बाहर होता है, गिटहब का डिक्लेरेटिव बिलिंग इंजन देखता है कि अब इस यूजर के पास लाइसेंस रखने का कोई वैध कारण नहीं है। वो तुरंत उस कोपायलट सीट को रिवोक कर देता है और उसे आपकी एंटरप्राइज की लाइसेंस पूल में वापस डाल देता है। ये सीट अब किसी नए डेवलपर को आवंटित करने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये अनिवार्य है। एक पूर्व कर्मचारी को कंपनी की सोर्स कोड सुविधाओं और एआई टूल्स तक निरंतर पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। ये स्वचालित डीप्रोविजनिंग चक्र सुनिश्चित करता है कि आपकी कंपनी की सुरक्षा स्थिति, सिक्योरिटी पोस्चर अभेद्य रहे और आपका आरओआई यानी निवेश पर रिटर्न हमेशा अधिकतम रहे, क्योंकि आप केवल उन सीट्स के लिए भुगतान करते हैं जो सक्रिय रूप से उपयोग में है। इस स्निपेट में हम एक स्किम पैच रिक्वेस्ट का उदाहरण देख रहे हैं, जो ऑफबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग की जाती है। जब किसी यूजर को आईडीपी ग्रुप से हटाया जाता है तो आईडीपी ये पेलोड गिटहब को भेजता है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशंस एरे के भीतर ऑपरेशन टाइप या ऑप को रिमूव पर सेट किया गया है। पाथ पैरामीटर स्पष्ट रूप से उस विशिष्ट यूजर की आईडी निर्दिष्ट करता है जिसे हटाना है। ये बहुत ही सटीक ऑपरेशन है। ये पूरे ग्रुप को डिलीट नहीं करता, बल्कि केवल उस एक यूजर को गिटहब टीम से बाहर निकालता है। किसी भी जटिल एंटरप्राइज सिस्टम की तरह आइडेंटिटी प्रोवाइडर और गिटहब के बीच का एकीकरण कभी-कभी विफल हो सकता है। जब ऐसा होता है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या आर्किटेक्ट के रूप में आपको ट्रबल शूटिंग की कला में माहिर होना चाहिए। आइए कुछ सबसे आम समस्याओं और उनके डीबगिंग दृष्टिकोणों पर चर्चा करें। सबसे अधिक बार रिपोर्ट की जाने वाली समस्या ये है, मैनेजर ने मुझे कोपायलट ग्रुप में ऐड कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी वीएस कोड में एक्सेस डिनाइड एरर आ रहा है। जब आपको ऐसी समस्या मिलती है तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स डीबगिंग के अनुसार आपको पूरे डेटा फ्लो को ट्रैक करना चाहिए।
सबसे पहले आपको अपने आइडेंटिटी प्रोवाइडर जैसे एंट्रा आईडी के प्रोविजनिंग लॉग्स की जांच करनी चाहिए। यदि आपको वहां 401 अनऑथराइज्ड या 403 फॉरबिडन एरर दिखाई देता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि समस्या क्या है। आपका स्किम बियरर टोकन एक्सपायर हो गया है। गिटहब में स्किम टोकन की एक निश्चित जीवन अवधि होती है और सुरक्षा कारणों से उन्हें समय समय पर रोटेट करना पड़ता है। इसका समाधान सरल है। गिटहब एंटरप्राइज सेटिंग्स में जाएं, एक नया स्किम पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट करें और इसे अपने आईडीपी के प्रोविजनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट कर दें। इसके बाद फोर्स सिंक चलाएं। एक और बहुत ही जटिल समस्या सैमल स्ट्रिक्ट सिंगल साइन ऑन से संबंधित है। गिटहब में एक सुरक्षा सेटिंग होती है जो सुनिश्चित करती है कि यूजर केवल तभी कोपायलट का उपयोग कर सकता है जब वो सैमल के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रमाणित हो। कई बार डेवलपर्स अपने व्यक्तिगत गिटहब अकाउंट से आईडीई में लॉगिन कर लेते हैं, जिसे आईडीपी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। इस स्थिति में भले ही यूजर कोपायलट टीम का हिस्सा हो, उसे एक्सेस नहीं मिलेगा और आईडीई में एसएसओ रिक्वायर्ड का एरर दिखेगा। इसे हल करने के लिए डेवलपर को वीएस कोड से साइन आउट करना होगा और कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके विशेष रूप से एंटरप्राइज एसएसओ फ्लो के माध्यम से फिर से लॉगिन करना होगा। इसके अलावा कभी-कभी यूजर के एक्टिव डायरेक्टरी के ईमेल और गिटहब अकाउंट के ईमेल में अंतर होता है, जिससे मैपिंग टूट जाती है। इस प्रकार की डीबगिंग के लिए आपको हमेशा गिटहब के ऑडिट लॉग्स और आईडीपी लॉग्स को एक साथ रखकर देखना चाहिए। यहाँ हमने दो सबसे आम त्रुटि लॉग्स दिखाए हैं जो आपको ट्रबल शूटिंग के दौरान देखने को मिलेंगे। पहला लॉग वीएस कोड की आउटपुट पैनल का है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि सैमल एसएसओ एनफोर्समेंट के कारण कोपायलट काम नहीं कर रहा है। ये डेवलपर को बताता है कि उसका वर्तमान लॉगिन सत्र मान्य नहीं है और उसे कॉर्पोरेट आईडीपी के माध्यम से फिर से लॉगिन करना होगा। इस प्रशिक्षण सत्र के अंतिम भाग में हम गवर्नेंस, ऑडिटिंग और पॉलिसी एनफोर्समेंट पर चर्चा करेंगे। एक बार जब आपने आइडेंटिटी प्रोवाइडर के माध्यम से गिटहब कोपायलट का एक्सेस सफलतापूर्वक स्वचालित कर लिया है, तो आपका काम खत्म नहीं होता है। एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में आपको यह साबित करना होता है कि सिस्टम कंप्लायंट है। इसके लिए गिटहब ऑडिट लॉग्स आपका सबसे शक्तिशाली टूल है। ऑडिट लॉग्स में आप कोपायलट कीवर्ड सर्च करके हर एक प्रशासनिक गतिविधि को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्किम एकीकरण के माध्यम से कब किसी टीम को कोपायलट सीट्स आवंटित की गई, कब कोई सीट वापस ली गई और किसने एंटरप्राइज एआई नीतियों में बदलाव किया। ये पारदर्शिता सुरक्षा ऑडिट के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गवर्नेंस का अर्थ है सिस्टम के व्यवहार को नियंत्रित करना। यद्यपि आईडीपी ये तय करता है कि कौन कोपायलट का उपयोग कर सकता है, गिटहब एंटरप्राइज नीतियां ये तय करती हैं कि वे इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गिटहब एंटरप्राइज सेटिंग्स में एक एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक कोड मैचिंग को ब्लॉक करने की नीति लागू कर सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोपायलट कभी भी ऐसा कोड नहीं सुझाएगा जो इंटरनेट पर मौजूद ओपन सोर्स कोड से हूबहू मिलता हो, जिससे कंपनी संभावित कॉपीराइट उल्लंघन से बचती है। आप कंटेंट एक्सक्लूजन नीतियां भी सेट कर सकते हैं, जो एआई को आपकी कंपनी के विशिष्ट संवेदनशील रिपोजिटरीज या फाइलों को पढ़ने से रोकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्लोबल नीतियां आईडीपी द्वारा दिए गए एक्सेस के ऊपर लागू होती हैं। भले ही किसी यूजर को ऑक्टा के माध्यम से पूरा एक्सेस मिल गया हो, गिटहब की ये हार्ड नीतियां उसे अनुचित कार्य करने से रोकेंगी। इस प्रकार आईडीपी आधारित एक्सेस और गिटहब की आंतरिक नीतियों का संयोजन एक अभेद्य डिफेंस इन डेप्थ रणनीति बनाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सैमल और स्किम का उपयोग करके कोपायलट एक्सेस ग्रुप्स को मैनेज करने का ये विस्तृत सत्र आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा होगा। इसी तरह की एडवांस और प्रीमियम सर्टिफिकेशन तैयारी, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और बेहतरीन इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया क्विकटैकी.com या www.quicktacki.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम कोड स्निपेट में हम गिटहब सीएलआई और जेक्यू टूल का उपयोग करके ऑडिट लॉग्स को पार्स करने का एक व्यावहारिक उदाहरण देख रहे हैं। हम एंटरप्राइज ऑडिट लॉग एंड पॉइंट पर कॉल कर रहे हैं और टीम डॉट एड मेंबर एक्शन के लिए फिल्टर कर रहे हैं। फिर हम जेक्यू का उपयोग करके केवल उन्हीं इवेंट्स को निकाल रहे हैं जहां एक्टर एक स्किम प्रोविजनर था, न कि कोई इंसान। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. These are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice papers
paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now, third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.